Okay, students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो था नेशन बिल्डिंग, जिसमें हमने फर्स्ट चैलेंज जो है उसके बारे में पढ़ा था। और ये है हमारा सेकंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसके अंदर हम कैसे डेमोक्रेसी जो है उसको बिल्ड करेंगे, यानी कि सेकंड चैलेंज जो था उसके बारे में ये चैप्टर है। और इसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को कैसे अपनाया गया, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस रहे, क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी और कैसे उन्होंने एट द एंड ये चीज पूरी तरह से अडॉप्ट कर ली, और फिर उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा वो चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब ये जो आइडिया था उस समय में कि भाई हमें इंडिपेंडेंट इंडिया है, पहली बात तो कई सारे सर्कमस्टेंसेस थे जो हमारे आजाद जो हुआ था, नया नया इंडिया हमारे पास में आया था, बॉर्न हुआ था एक तरीके से, तो उसके साथ में हमारे साथ काफी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस भी आए थे। तो उसमें हमने कई सारे सीरियस चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था नेशन बिल्डिंग के अंदर, कि कंट्री जो है शुरुआत में ही उसके पास में कितने सारे चैलेंजेस थे और उन्हीं को लीडर्स ने किस तरीके से सॉर्ट आउट किया, कैसे धीरे धीरे उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उन्हीं में से एक चीज ये भी थी कैसे हमारा देश जो है आजाद तो हो गया था, लेकिन और इन्होंने जो डेमोक्रेसी वाली चीज थी कि हमें तो खुद से राज करना है और खुद से अपनी चीजों को फॉलो करना है। डेमोक्रेसी अपनाने के लिए ये चीज दुनिया भर में यही चीज बोली जा रही थी। कई सारे जो लीडर्स थे वो यही कह रहे थे कि इंडिया आजाद तो हो गया लेकिन डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा नेशन है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें जो है देखते हुए बाकी दुनिया के जो लोग थे, जो वहाँ के लीडर्स थे दूसरे देशों के, वो यही कर रहे थे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उनका मानना ये था कि नेशनल यूनिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जो है वो बाद में क्या करेगी, डिफरेंसेस ले आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे। कई सारी कंट्रीज जो है उनको फ्रीडम मिल गया था कॉलोनिज्म से, लेकिन वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल चला रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस जो किया था नॉन डेमोक्रेटिक रूल, उसको वो ओवरकम ही नहीं करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि ये डेमोक्रेसी जो हम बाद में अपना लेंगे धीरे धीरे। कई कई तरह की उन्होंने नॉन डेमोक्रेसी जो है उसको इफेक्टिव तरीके से एक ही लीडर के अंदर या एक ही पार्टी रूल करे उस तरीके से, या डायरेक्ट आर्मी रूल करे उस तरीके से वो अपने आजादी मिलने के बाद में अपने देश को चला रहे थे। और हमारे ऑपोजिट्स में जा रहा था। हमारे इसमें यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ पे लोगों को चाहिए थी कि अब देश आजाद हो गया है, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें प्रॉपर एक सरकार चाहिए जो हमारी भलाई के लिए काम करे, हमसे वो सरकार बने और हमारे लिए वो सरकार बने, उस तरह की चीज इनके दिमाग में थी। तो अब इसके अंदर आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी कि दुनिया के लोग जो हैं वो कैसे किस तरीके से इंडिया की हुई जो नई नई आजादी इंडिया को मिली थी उसके बारे में क्या वो अपने कयास लगा रहे थे। You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको पता है कि क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशंस आई थी इंडिया के आजाद होते ही। आपने सीरियस चैलेंजेस के बारे में पढ़ा नेशन बिल्डिंग चैप्टर के अंदर कि कैसे ही जैसे ही देश आजाद हुआ शुरुआत में उसके सामने कितने सारे चैलेंजेस आए। अब इस तरह के सीरियस चैलेंजेस देखते हुए जो दुनिया के बाकी लीडर्स थे उन्होंने खुद के लिए भी बोला था और इंडिया के लिए भी बोला था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते डेमोक्रेसी। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने कहा कि भाई देश की यूनिटी जो है वो भले उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो अगर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने देश में तो वहां पे और मतभेद बढ़ जाएंगे और टेंशन क्रिएट हो जाएंगी। Therefore, many of the countries that gained freedom from the colonialism experienced non-democratic rule. इसीलिए कई सारी कंट्रीज जिनको आजादी मिली थी कॉलोनिज्म रूल उससे रूल से, ठीक है, उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक चीज जो है वो ही उन्होंने अपनानी चाहिए। इट टुक वेरियस फॉर्म्स, इसके अलग अलग तरीके हैं। नॉमिनल डेमोक्रेसी, बहुत कम डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर। थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी देंगे लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, एक लीडर करेगा। वन पार्टी रूल यानी एक पार्टी करेगी, और डायरेक्ट आर्मी रूल या फिर सीधे आर्मी जो है वो ही रूल करेगी। ये उन लोगों की स्ट्रेटेजी थी।
नॉन डेमोक्रेटिक regimes always started with the promise of restoring democracy very soon. अब ये जो नॉन डेमोक्रेटिक regimes थे, यानी कि इनका जो प्रोसीजर था कि अलग अलग या एक लीडर के अंदर या एक पार्टी के जो है वो रूल कर रही है या आर्मी रूल कर रही है, ये शुरुआत तो होते हैं इस प्रॉमिस के साथ में कि ठीक है धीरे धीरे तुम्हारी डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और तुम्हें एक समय पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी मिल जाएगी। लेकिन एक बार ये स्टैब्लिश हो जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को डिसलॉज करना, यानी इनको डिसकंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज दैम। एक बार एस्टैब्लिश हो गया ये नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स तो फिर उसके बाद इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वादा तो करते हैं ये लोग लेकिन फिर हटते नहीं है। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे बताई गई है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। अब कंडीशंस जो थी इंडिया के अंदर वो काफी डिफरेंट थी। यहाँ के लीडर्स जो है वो अभी अभी आजाद हुआ था इंडिया और उनको डिसाइड करना था कि अभी कौन सा रास्ता चुनता है। ठीक है, दूसरे जो भी रिश्ते थे, जितने भी दूसरे पाथ थे वो भले ही सरप्राइजिंग थे, लेकिन हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल देखा था उसके साथ में हम पूरी तरह से कमिटेड थे कि हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। हमारे लीडर्स जो थे उन्होंने इस चीज को एक क्रिटिकल पॉइंट की तरह देखा, क्रिटिकल रोल प्ले करा उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के अंदर। हमारे जितने भी लीडर्स थे वो पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह ना देखते हुए एक ऐसी चीज देख रहे थे कि इससे हमारी प्रॉब्लम जो है और सॉल्व हो जाएंगी। हर सोसाइटी के अंदर जरूरी होती है कि उसको प्रॉपरली कैसे गवर्न किया जाए, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, वही चीज ये लोग देख रहे थे यहाँ पर। अलग अलग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव जो है उस समय में चूज करी जा रही थी। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स थे, अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस थे, यानी कि लोगों के एस्पिरेशंस जो थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनके जो एम्स थे वो काफी डिफरेंट थे और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ओवरलैप करते थे। तो कई कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था वहां पे, कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो जाती। तो कैसे इन सारी चीजों को रिजॉल्व किया जाए, ये जो अलग अलग मतभेद हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। इंडिया के अंदर कंडीशंस काफी डिफरेंट नहीं थी, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। लेकिन जो हमारे देश के लीडर्स थे उन्होंने और जो हमारा अभी नया नया इंडिया आजाद हुआ था उन्होंने और डिफिकल्ट पाथ चुना उसके लिए। Any other path would have been surprising for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. कोई दूसरा पाथ जो था वो भले ही सरप्राइजिंग कि इजी हो, लेकिन जो ये फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने देखा था उसके बाद से हम पूरी तरह से कमिटेड थे कि हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. हमारे लीडर्स जो थे वो पूरी तरह से अवेयर थे, वो पूरी तरह से जागरूक थे कि पॉलिटिक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी भी जनतंत्र के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. उन्होंने ये नहीं देखा कि राजनीति जो है वो एक मुसीबत की तरह है, बल्कि ये बाकी सारी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। उन्होंने राजनीति को इस तरीके से देखा। Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. हर समाज को ये डिसाइड करना होता है कि वो खुद कैसे चलेगा और किस तरीके से वो रेगुलेट करेगा, अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करेगा। There are always different policy alternatives to choose from. और हमेशा आपके पास में अलग अलग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे आपको कि ये पॉलिसी नहीं तो इसके ऑल्टरनेटिवली ये सब्स्टिट्यूट की तरह ये चूज कर लो। ठीक है। There are different groups with different and conflicting aspirations. यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग उनके व्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग एस्पिरेशंस थे, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो जाता था। हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस? पॉइंट अब ये उठता है कि हम इन सारे डिफरेंसेस को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी डेमोक्रेसी जो है, यानी राजनीति जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए चले, वो इन सारी चीजों का क्या है, इन क्वेश्चंस का एक आंसर है। While competition and power are the two most visible things about politics, राजनीति के अंदर कंपटीशन होना और पावर मिलना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज हैं जो किसी भी राजनीति के अंदर देखी जाती हैं। The purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. अब ये जो आइडिया है, जब दो चीजें दिख रही है कि कंपटीशन होना है और कंपटीशन के बाद में पावर्स जो है वो मिलनी है, तो पर्पस जो है हमारी ये जितनी भी राजनीतिक एक्टिविटीज जो होती हैं या हैं या जो आगे होने वाली हैं या जो हुई थी उस समय में, उन सबका यही रहता है और आगे भी यही रहना चाहिए कि वो डिसाइड करे लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, लोगों के जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको डिसाइड करे किस तरीके से हमें उस चीज को एक रूप देना है, किस तरीके से उसको परस्यू यानी कि फॉलो अप करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दिस इज द रूट ऑफ आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। और यही चीज जो है, यही रास्ता हमारे लीडर्स ने भी अपनाया था
और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इसी रास्ते पे चलेंगे कि लोगों की भलाई के लिए काम करें और लोगों के साथ मिलके काम करें। सेकंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। लास्ट ईयर आपने ये पढ़ा ही था कि किस तरीके से हमारा संविधान जो है वो बनाया गया था। याद होगा आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और ये इफेक्ट यानी ये पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कब अडॉप्ट किया गया, कब उस पर साइन किए गए और कब उसको लागू किया गया, ये तीनों ही डेट्स जो है आपको याद रखनी है और इनके बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एट दैट टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। तब तक हमारी इस देश को कौन चला रहा था? एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रही थी, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए जब सिचुएशंस को हैंडल करना होता है तब के लिए जो सरकार अपनाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. अब हमारे लिए जरूरी था, जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, हमारे संविधान पर साइन किए गए और हमारे संविधान को लागू कर दिया गया, तब इंटरिम गवर्नमेंट का रोल खत्म हुआ और अब जरूरी था कि हम लोग एक पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अपनाएं। ठीक है, वो जरूरी था इंस्टॉल करना, यानी कि चुनाव कराए जाएं, फिर उसके बाद में पहले लीडर्स चुने जाएं, फिर चुनाव कराए जाएं, वोटिंग हो और उसके बाद में जो जीते उसके साथ में सरकार बनाना, वो जरूरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड laid down the rules, now the machine had to be put in place. कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स दे दिए थे, अब जो मशीन है उसको अपनी जगह पे काम करवाना था, यानी रूल्स और रेगुलेशंस तो हमें मिल गए थे, अब उसको लागू करवा करके काम करना शुरू करना था। इनिशियली इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। शुरुआत में सबको लग रहा था ये कुछ महीनों की बात है कि अब रूल्स और रेगुलेशंस पता है, सरकार बना लेंगे, वोट करवा लेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, सब हो जाएगा और ये कुछ महीनों में सब पूरी तरह से निबट जाएगा काम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इलेक्शन कराने के लिए क्या हुआ? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। इस लाइन को भी मार्क कर लेना कि इलेक्शन कमीशन, जो पहला इलेक्शन कमीशन था, वो कब सेटअप किया गया था? 1950, जनवरी 1950 में सेटअप किया गया था। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? ये पूरी तरह से इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएं, कौन से एरिया में क्या कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, क्या डेट देनी है, कहाँ कितनी सीट्स देखी जाएगी, कब डेट पे किस तरह से वो करवाया जाएगा चुनाव, ये सब काम इलेक्शन कमीशन का था। The country's first general elections was expected sometime in 1950 itself. और जब ये सेटअप हो गया जनवरी 1950 में कि इलेक्शन कमीशन उन्होंने लगा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठा दिए, उसके बाद उम्मीद करी जा रही थी कि पहले जनरल इलेक्शन जो है वो कब करवाए जाएंगे? 1950 में ही कभी ना कभी हो जाएंगे, ये ऐसी उम्मीद करी थी उन्होंने। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. Okay. But the election commission discovered that it was not going to be an easy to hold a free and fair election in a country of India's size. लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्दी डिस्कवर उन्होंने कर लिया कि ये आसान काम नहीं है, यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, इतने बड़े जैसे साइज जो है इंडिया का, उस तरह के देश में ये चीज करवाना आसान नहीं होगा। Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of electoral constituencies. अब यहाँ पर इलेक्शन करवाने का मतलब क्या है कि हर जगह की जो है डिलिमिटेशन, यानी उसके लिमिटाइज करो एक जगह को, क्या बाउंड्रीज रहेंगी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चुनावी क्षेत्र जो होते हैं, उस हिसाब से इनका साइज वापस से इनको सेट करना था, बाउंड्रीज जो है इनको लगानी थी। अब जैसे अपने यहाँ पे इलेक्शन होते हैं छोटे लेवल पे, तो होता है ना कि इस वार्ड के चुनाव में इस वार्ड का जो प्रतिनिधि है वो ये है और यहाँ जाकर के आप वोट दीजिए। हर एक वार्ड जो है प्रॉपरली मेंशन किया जाता है कि किसके कहाँ पे चुनाव होंगे, तो वो सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन के ही थ्रू होते हैं। तो इनको समझ में आ गया था कि ये आसान नहीं होगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, आई मीन उनको इलेक्टोरल रोल्स भी बनाने थे, और द लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब यही है
कि यहाँ पे जितने भी एलिजिबल सिटीजन हैं, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति 18 साल से अबव है, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड था यहाँ पे, तो कौन सा व्यक्ति जो है वोट करने लायक होगा, कौन सा नहीं होगा, उस चीज की इनको पूरी लिस्ट बनानी थी पहली बार। बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम, दोनों ही टास्क जो है इनमें बहुत ज्यादा समय लगा, एक तो उनकी बाउंड्री सेट करने में और एक ये लिस्ट बनाने में। When the first draft of the rules was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. जब पहला रोल निकला, पहली लिस्ट निकली, तो उसमें ये पाया गया कि करीब 40 लाख औरतों के तो नाम ही नहीं है उस लिस्ट में। They were simply listed as wife of और daughter of। उनके नाम के आगे क्या, पहले के लोगों की क्या, लेडीज की क्या पहचान होती थी कि बस इसकी पत्नी या उसकी बेटी, इस तरीके से पिता और पति से रिलेटेड उनकी आइडेंटिटी होती थी, उनके खुद के नाम तो मेंशन ही नहीं किए गए। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट था इनका। The election commission refused to accept these entries and ordered a revision of, if possible, and deletion if necessary. अब इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये एंट्रीज आई तो उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको वापस से रिवाइज करो, यानी इसको दोबारा से ठीक करो, पॉसिबल हो तो, नहीं तो डिलीट करो जो जो भी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, इलिटरेसी जो है वो काफी समय से ही चली आ रही है। भले ही हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन आज भी आपको ये चीज जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी कि लोग बाग अपनी समझ का इस्तेमाल ना करते हुए, अपने जो बस चले आ रही है पूरे पुराने जमाने से चीजें, उन्हीं को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो उससे होता क्या है, जो प्रॉपरली काम होना चाहिए, प्रॉपर मेजर तरीके से चीजें होनी चाहिए, वो ना हो करके सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अब जब उनको अपना नाम बताने के लिए बोला गया तो उन्होंने क्या मार्क कर लिया कि इसकी वाइफ, उसकी बेटी, इस तरीके से खुद का नाम की वही नहीं दी गई। तो इस तरह की जब एंट्रीज आई तो उन्होंने ऑब्वियसली बात है डिलीट करवानी थी, रिवाइज करवानी थी, क्योंकि इससे तो किसी का भी कुछ भी बोला जा सकता है कि भाई इसने क्या चीजें सही करी और क्या नहीं करी हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, No, ma'am. no, ma'am. No, ma'am. ओके। द preparing preparing for the first general election was a mammoth exercise। mammoth exercise का मतलब क्या होता है? mammoth जो है एक तरह का बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था, उसको यहाँ पे एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि ये काम जो था पहला जनरल इलेक्शन कराना, ये एक बहुत जायंट एक्सरसाइज की तरह था। ठीक है, बहुत बड़े एक्सरसाइज की तरह था, बहुत बड़े काम की तरह था। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। कहीं पे भी दुनिया में इस तरह का इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे नहीं कराया गया था। At that time, there were 17 crore eligible voters who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of the Lok Sabha। इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि उस समय में यहाँ पर एलिजिबल वोटर्स कितने थे? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, और इनको चुनने थे 3,200 एमएलए और 489 मेंबर्स लोकसभा के। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। और इतने, अब ये जो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे, ये भी मार्क कर लो। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को वहां पे कुछ अलग तरह का स्पेशल मेथड जो है वोट करने का वो सिखाना, उनको सुझाना था, ठीक है, कुछ अपनाना था। The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the elections। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, करीब 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को वहां पे ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से उनको इलेक्शन करवाना है। आज भी जब अपने देश में इलेक्शन होते हैं तो प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो पोलिंग स्टाफ होता है, कि भाई किस तरह आपको कौन सा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करना है, किस तरह से उनके मार्क करना है। आपने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा होगा कि जब वो वोटिंग के लिए जाते हैं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लेकर के जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड वो लेकर के जाते हैं, और फिर उसके बाद में एक पर्ची दी जाती है उनको वोट करने के लिए, वो लेकर के जाते हैं। उसके साथ में फिर वो पर्ची चेक होती है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी चेक होता है कि आप कौन से वार्ड से हैं या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उस हिसाब से मार्क होता है। फिर उसके बाद में एक वो निशान लगाया जाता है और उसके बाद में फिर जो है आप वोट देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये आज भी फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे इनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि लोग बाग जो है वो उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। हालांकि आज भी काफी लोग जो है वो इलिटरेट है, लेकिन उस समय के कंपैरेटिवली काफी चीजें ठीक हो चुकी हैं।
तो इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई है किसी को तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, बाकी बच्चे भी ma'am. रिप्लाई करेंगे। 2-3 बच्चे ही नहीं आते हैं क्लास में पढ़ने नो के लिए। मैम। No, ma'am. Okay. It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. सिर्फ देश का साइज बड़ा होना या यहाँ के जो इलेक्टोरेट है उसी से चीजें अजीब नहीं थी यहाँ पे इलेक्शन की। फर्स्ट जनरल इलेक्शन was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. पहला जनरल इलेक्शन कराना इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो कि गरीब और एक इलिटरेट कंट्री है उसके अंदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का टेस्ट था। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि यहाँ पे जनतंत्र होगा कैसे। अब जनतंत्र का मतलब क्या है, लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो इतने बड़े जनतंत्र में यहाँ पे इलेक्शन कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि एक तो वो गरीब और ऊपर से वो अनपढ़। Till then democracy had existed only in the prosperous countries. तब तक डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ अच्छे देशों में ही, कुछ गिने चुने देशों में ही लागू थी। मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और स्पेशली कौन से देशों में ये चीज चलाई जा रही थी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पे लगभग हर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है। बाय दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू द ऑल द वुमेन। लेकिन उस समय तक जितनी भी कई सारी देश थे यूरोप के अंदर, वहां पर औरतों को वोट करने का हक नहीं मिला था। पढ़े लिखे तो थे लेकिन वहां पर औरतों को उन्होंने हक नहीं दिया था। In this context, India's experiment with the universal adult franchise appeared very bold and risky. और अब इसी के कंपैरेटिवली अब यूरोप जैसे पढ़े लिखे लोग, जहाँ पे यूरोप में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे औरतों को हक नहीं मिला है वोट करने का, उससे कंपेयर करें इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा था, यहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर वोट कराने के लिए लोगों को हक दे रहे थे। सिर्फ मेन को नहीं, विमेन को भी। अपने आप में बहुत ही बोल्ड और रिस्की टास्क था जो ये लोग करने वाले थे। An Indian editor called it the biggest gamble in history. एक इंडियन एडिटर जो है उन्होंने इस चीज को बोला ये बहुत बड़ा जुआ है इतिहास के अंदर। ठीक है, गैम्बल, दाव लगाया है इन्होंने बहुत बड़ा। Organizer magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. अब ये देखो दूसरे जो देश हैं वो कैसी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजर करके मैगजीन है, उसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने जीवन में जिंदा ही इसलिए है कि वो आगे जाकर के वो कन्फेस करेंगे कि उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का इंडिया में, वो कितना बड़ा फेलियर रहा है। A British member of Indian Civil Services claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment with the absurd farce of recognizing the voters of millions of illiterate people. अब यहाँ पे ब्रिटिश मेंबर जिनसे हमें आजादी मिली है इंडियन सिविल सर्विसेज की, उन्होंने बोला है कि एक भविष्य देखना, इस तरीके से एक ऐसी एज देखना जो पूरी तरीके से किससे जुड़ी है, absurd चीजों से जुड़ी हुई है, जहाँ पे ये लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई लाखों लोगों के साथ जो काफी इलिटरेट हैं उनको वोट करने का हक दे रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है इनका फ्यूचर। ये अपने आप में बहुत absurd है, बहुत ही अजीब है एक तरीके से। इन्होंने इस तरह से अपना पॉइंट रखा है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। Ma'am. क्या? मैम, यस। मैम ये एक बार लास्ट लाइन वापस समझा दो। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि अपना फ्यूचर डिसाइड करना उन लोगों पे बेस्ड आपका फ्यूचर डिपेंड करता है जो इलिटरेट हैं, कई लाखों लोग। और अपने आप में ये चीज बहुत बेतुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपना फ्यूचर उनके हाथ में दे रहे हो जिनको कुछ समझ ही नहीं है, जो पढ़े लिखे ही नहीं है। अपने आप में एक ढोंग है, अपने आप में तमाशा बनाने जैसा है। ओके मैम। Okay, that's it for today. I'm going to send you link for your another class. Please conjure up your problems. I will sort out all your problems in tomorrow's class.